इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ दिव्या शाह जी हैं। इन्होंने भी इस बार काफ़ी पुरुषार्थ के माध्यम से अपना जेआरएफ उत्तीर्ण किया। तो हम सब उनको शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देते हैं कि दिव्या जी आपने जेआरएफ थैंक यू उत्तीर्ण सर। किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हम एक बार आपका थैंक यू सर। परिचय जानना चाहते हैं दिव्या जी कि आप अपना जी परिचय सर। दें और आपकी जो जर्नी रही है इस जेआरएफ को उत्तीर्ण करने की, कुछ उसके बारे में बताएँ? नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम दिव्या शाह है और बेसिकली मैं रामनगर उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन फार्मेसी में करी हुई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। और देन आफ्टर मैंने मास्टर्स इन योगिक साइंस देहरादून से किया। और 2023 से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो जून जून 2023 का दिया था। और उसके बाद दिसंबर का भी अटेम्प्ट दिया था जिसमें दोनों में मेरा नेट क्लियर हुआ था। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का 2024 वाला, उसमें सर मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है। जी। जी सर। तो उसमें जो जेआरएफ उत्तीर्ण किया आपने इस बार में, तो उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों की तैयारी के संदर्भ में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि एक बार हम सेकंड पेपर के बारे में बात करें कि जो योग वाला पेपर है, उसकी तैयारी में क्या-क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है, जो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है, आप उनके बारे में बताएँ? सर अगर सेकंड पेपर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी जो बैचलर है वो फार्मेसी में थी। जी, तो योग से जो है, योग का बैकग्राउंड नहीं था कुछ। और बस एक इंटरेस्ट था कि हाँ फिटनेस और योगा में लाइक थोड़ा इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से मैंने जो था योग में एडमिशन लिया। और जी, उससे पहले मैंने थोड़ा योगा थेरेपी वगैरह मतलब ऐसी ऑनलाइन थोड़ा सर्च वगैरह किया था। तो वो थोड़ा मेरा मेडिकल उससे भी रिलेटेड था, लाइक योगा थेरेपी में थोड़ा एनाटॉमी हो गया या कोई डिजीज को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो थोड़ा-सा एक ये बैकग्राउंड था पहले से, तो जी। वो उससे रिलेट करके थोड़ा मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट जब एडमिशन लिया योग में और जब उसका सिलेबस देखा, तो सर उसमें बहुत कुछ है। वो सब पहले पता नहीं था कि इतना कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे आपकी सर साइंस हमारे के उपदेश। बैकग्राउंड से काफ़ी अलग चीज़ें थी उसमें। हाँ सर, मुझे लगा था हुँ, सिर्फ एनाटॉमी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, हुँ, लाइक बायोमैकेनिक्स ये सारे सब्जेक्ट तो हैं उसमें। तो मुझे हुँ, बस इनका ही आइडिया था कि शायद यही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मैं कर लूँगी। बट जब सिलेबस देखा तो उसमें सर उपनिषद थे, भगवत गीता थी और सर हमारे हठ योग टेक्स्ट थे, जो हमारे योगिक टेक्स्ट हैं। और हुँ, वेद, उपनिषद इस तरह की चीज़ें जो थी हमारे इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई। तो सर वो सब कभी पढ़ा ही नहीं था। तो जी, फिर थोड़ा-सा टफ लगा कि लाइक कैसे होगा और ये सब। बट ये है कि ठीक है, हाँ, थोड़ा-सा स्टार्ट हुई, क्लासेस स्टार्ट हुई कॉलेज में भी तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, स्टार्ट करा। तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया। धीरे-धीरे। देन सर यूजीसी नेट का मैंने पहले से ही सोचा था कि हाँ, मुझे क्लियर करना है एग्ज़ाम। लाइक मेरा जी, मतलब जो एम था वो यही था कि हाँ, मास्टर्स के बाद मुझे मास्टर्स के साथ-साथ मुझे अपना जेआरएफ क्लियर कर लेना है। जी, तो सर फिर मैंने उसके बाद सर फर्स्ट में जो फ़ेब 2023 में मैंने सर कनाड अकेडमी जॉइन करी जी, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि सर बैकग्राउंड तो कुछ था नहीं, तो एक अच्छा बेस बनाने के लिए सर मुझे लगता है कि कोचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जी, और जिस तरीके सर आपने पढ़ाया तो सेकंड पेपर का जो एक मेरा जो एक फाउंडेशन लाइक कहेंगे उसको, फाउंडेशन जो बनी, एक जो बेस बना प्रॉपर, सर उसका मैं पूरा क्रेडिट आपको ही देना चाहूँगी। और सर आपने जिस तरीके से पढ़ाया, लाइक कुछ भी उपनिषद वगैरह ये तो कहीं से कहीं तक कुछ कभी पढ़ा नहीं था। पतंजलि योग सूत्र पूरा संस्कृत में है। तो सर संस्कृत भी सिर्फ़ कभी पढ़ी नहीं है, तो वो सब जिस तरह से आपने ट्रांसलेट करा संस्कृत को हिंदी में और ये सब मतलब जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए। तो जो एक पूरा बेस जो मेरा बना, वो पूरा कोचिंग के थ्रू ही बना। सर आपकी क्लासेस से और जो मतलब जितना भी आपके नोट्स वगैरह जो आपने जी, प्रोवाइड करे, उनसे बना। अ, तो सर यही था। और फिर धीरे-धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, फिर थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना स्टार्ट करी। तो सर सेल्फ स्टडी से ये लगा कि मतलब खुद के हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाए। और सर आपकी एक बुक है,
वो भी मैंने परचेज़ करी थी कनाड अकेडमी की। तो जी, सर उसमें भी एक काफ़ी अच्छे वे में मतलब एक प्रॉपर सिलेबस को जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो जी, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं शॉर्ट नोट्स की तरह। जी। तो उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। और बस सर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का यही सब मैंने तो इस तरीके से सेकंड तैयारी पेपर करी। में जैसे 2 पार्ट आपके एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है और एक याद करने का है। तो आपकी प्रेफ़रेंस किस पे रहती थी? अंडरस्टैंड करने पे रहती थी या याद करने पे रहती थी या दोनों पे? सर वैसे मेरी प्रेफ़रेंस ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ही रहती थी सर क्योंकि जी, अ, मुझे ऐसा लगता है कि याद करने का तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि आपको सिर्फ़ याद ही करना है, जी, कुछ चीज़ें। हाँ, कुछ-कुछ है लाइक कुछ कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, जी। जैसे जैसे अगर हम योग कुछ का पार्ट षटक्रम आपका, हाँ, योग उपनिषद का षटकर्म बहुत की फैक्ट है बात उसमें। जी, हाँ सर, उसमें जैसे कंपैरेटिव है तो वो चीज़ें फैक्ट वाली वो याद ही करनी है कि हाँ, षटकर्म में अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स हैं और जी, जैसे उसमें हम जो वस्त्र धोती यूज़ करते हैं उसकी लेंथ कितनी है, इस तरीके की कुछ जो चीज़ें हैं, वो सब फैक्चुअल हैं तो वो आपको याद ही करनी है। तो और उसमें बाकी सर जो थोड़ा-सा योग आप स्पेसिफ़ाई कर दें कि जैसे 10 यूनिट है आपकी योग में, क्योंकि तैयारी जी करने सर। वाले बच्चों को काफ़ी हेल्प रहेगी कि तो कौन-कौन सी यूनिट आपने किस तरह से तैयार की? मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज़ कितना पार्ट तैयार किया यूनिट वाइज़ और याद करने में फिर कौन-कौन सी यूनिट की? जैसे मान लीजिए योग दर्शन उदाहरण के रूप में लेते हैं। इसमें आपका अगर हम प्रोपोर्शन देखें, कितना पार्ट आपने अंडरस्टैंडिंग से ही कवर कर लिया और कितना आपको याद करना पड़ा? और ऐसे ही अलग-अलग पार्ट मोटा-मोटा ओवरव्यू आप दे दें, जिससे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको पता लग जाए कि यूनिट वाइज़ कैसे तैयारी करते हैं। क्योंकि कमी रहती है, कुछ रट्टा लगाने में लगे रहते हैं। तो सोचते हैं कि जी हर सर। चीज़ रट ही लें और कुछ को लगता है कि समझने से ही बात बन सकती है। तो आपका पर्सनली क्या अनुभव रहा? थोड़ा-सा उसमें बताएँ। सर मैंने जो सबसे पहले मैंने सर योग सूत्र से स्टार्ट किया था, जी, पतंजलि योग सूत्र से। तो सर वो जो आप क्लास में पढ़ाते थे, उस वक़्त मैंने सर वो बुक परचेज़ नहीं की थी आपकी। जी, उस वक़्त जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे अपने पतंजलि योग सूत्र के। तो सर वो पूरे मैंने मतलब लाइक एक नोटबुक बनाई है, उसमें पूरा हर एक सूत्र और उसके नीचे जितना भी आपने समझाया है हिंदी में, वो जी, सब लिखा हुआ है। तो सर उसको पढ़ते-पढ़ते मतलब खुद के नोट्स बनाना भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद आप जी, जब हम लिखते हैं अपने हाथ से तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारे माइंड में सेटअप होने लगती हैं। जी, तो सर पतंजलि योग सूत्र जो था वो तो मुझे लाइक मैंने पहले धीरे-धीरे हर एक सूत्र जिस तरह से आपने समझाया था कि एक उसका सीक्वेंस है। जी, मतलब वो एक सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, तो अगर हम वो एक स्टोरी की तरह पढ़े कि हाँ, पहले जिस तरह से आप पढ़ाते हैं कि हाँ, ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, तो वो सर वो जो सूत्र हैं उसकी मतलब जो उसकी सीरीज़ है वो खुद ब खुद याद हो जाती है कि हाँ, इसके जी, बाद ये आएगा, इसके बाद ये जी, आएगा। तो सर एक वो तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। बाकी उसमें कि थोड़ा-सा आप सूत्रों को सीरीज़ वाइज़ पढ़ें। जी, कि जैसे पहले चित्त के बारे में बताया है कि हाँ, चित्त के इतने प्रकार होते हैं, इतने टाइप होते हैं। फिर वो 2 टाइप के होते हैं, फिर उसके बाद जैसे प्रत्यय वगैरह ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब वो आपने सब मेन मेन सीक्वेंस फोकस उसके वाइज़। अंडरस्टैंडिंग में किया और उसके हाँ सर, साथ में मैंने थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग से बच गया उसको आपने सीक्वेंस वाइज याद रखने की कोशिश की। हाँ, उससे हाँ सर, आपका मतलब काम मैंने हो पहले गया। पतंजलि उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग से ही करा और जी, उस वो अंडरस्टैंडिंग में ही मतलब वो मुझे लगता है ऑटोमैटिकली वो मुझे याद हो गया। मतलब मुझे जी, सूत्र एकदम प्रॉपर एग्ज़ैक्ट याद नहीं है बट हाँ, मुझे ये याद है कि हाँ, इसके बाद ये है तो फर्स्ट उसमें क्या है जैसे हमारे 4 उसके 4 पाद हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, हर एक समाधि पाद, जी, साधन पाद इसमें जी, क्या-क्या जी, चीज़ें हैं, ये सूत्र इसमें ये सब वो जितना हम उसको रिवाइज़ करेंगे लाइक मैंने बहुत बार रिवाइज़ करा पतंजलि योग सूत्र, जो जी, मैंने खुद जी, से लिखा हुआ है, वो मैंने काफ़ी बार है, तो वो रिवीज़न से भी मुझे अपने आप ही याद हो गई चीज़ें। मतलब मुझे कोई जी, ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े याद करने के लिए। ठीक जितना है। हम उसको रिवाइज़ करते जाएँ, वो अपने आप ही हमारे माइंड में ऑटोमैटिकली तो हमारे रिवीजन माइंड में आपने छप जाते हैं। देख कर किया या बिना देखे भी करती थी? सर पहले तो मैंने देख के ही करा 2-3 बार, मीन्स ठीक है, 3-4 फिर बार बाद तो में बिना मतलब अच्छे देखे। से जी, देख-देख के ही करा। बिना देखे थोड़ा बहुत मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करे, जी, तो थोड़ा-सा फिर उसके पहले मैंने पूरा रिवीज़न करने के बाद अच्छे से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी। तो वो जो जी, क्वेश्चन करने से वो अपने आप ही मतलब कुछ चीज़ें हमें दिमाग में याद हो जाती हैं, जी, कि हाँ, जी, ये ऐसा जी। है और थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, हमारे आंसर सही हो रहे हैं।
ठीक तो है। इसीलिए इस और तरीके से याद करा। मेन फिर सर मेन जी, मैं इस पे जैसे जी, हठ योग हो गया, योग उपनिषद हो गई, और फर्स्ट यूनिट जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग दर्शनों के, योगियों के फैक्ट हैं, तो उसको जी अगर सर। देखें तो एक बड़ा फैक्ट का पार्ट है, याद करने की दृष्टि से हुँ। भी है। उस बारे में और बताएं कि वो आपने प्रॉपर याद किया या उसमें क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी तैयारी की, क्योंकि बहुत सर फैक्ट है, हठ योग टेक्स्ट मिक्सिंग होने की जी सर। संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है, उसमें भूलने की संभावना भी रहती है, उसमें थोड़ा सा जी बताएं। सर, जी सर। सर हठ योग पतंजलि योग सूत्र के बाद फिर मैंने जो नेक्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था वो हठ योगिक टेक्स्ट ही स्टार्ट किया था। जी। तो जो हमारे 8 टेक्स्ट हैं, सर वो मैंने 8 टेक्स्ट प्रॉपर लाइक एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए सब एक साथ लिखे हुए हैं। जी। कि हाँ, जो उसमें जैसे उसमें जो-जो सेम-सेम चीज़ें हैं, सब में या फिर जैसे इसमें आसन कितने दिए गए, इसमें कौन-सा योगा बताया गया है। जैसे किसी में जी। हमारे अष्टांग योग की बात करी गई है, किसी में षडांग योग की बात करी गई है। इस तरह से एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना के सर जितने भी हमारे 8 यौगिक टेक्स्ट हैं, उनका एक प्रॉपर चार्ट बना के, जी। उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करा। तो सर ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में हाँ, ठीक है हमने पढ़ लिया एक बार बट हमें याद हो गया। बट सर जब एग्ज़ाम टाइम पे हमें ये याद नहीं आता कि ये गोरख संहिता में था या फिर ये हठ प्रदीपिका में था या ये गृहगिरन संहिता में था। तो जी। सर कंपैरेटिव स्टडी मुझे लगता है हठ यौगिक टेक्स्ट को कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू पढ़ना चाहिए। लाइक सारे जी। टेक्स्ट को एक स पहले आप सबको इंडिविजुअली पढ़ ले अच्छे से, उसके बाद आप एक चार्ट पे उसको कंपैरेटिवली पूरा लिख लें, कि हाँ, जी। इसमें ये चीज़ जिसमें जो-जो चीज़ें बताई गई हैं, सबको साथ में लिख लें। तो उससे हम वो चीज़ हमारे एकदम हमें अच्छे से याद हो जाती है। जी। लाइक एक हम फ्लो चार्ट बोल सकते हैं सर, मतलब एक जी। माइंड मैप के थ्रू माइंड मैप या फिर फ्लो चार्ट की तरह हम बना लेते हैं, तो वो जो हमारे माइंड में फिट हो जाती है, एग्ज़ाम टाइम पे वो काफ़ी हेल्प करता है। वो जी। याद आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये था, ये था। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इस तरह से माइंड मैप्स बनाना और फ्लो चार्ट्स बनाना, तो केवल तो ये चार्ट ये बहुत बनाने से इम्पोर्टेंट या लिखने से आपको याद हो गया, या अलग से याद करने की कोई ट्रिक और भी अपनाई आपने? इतने सारे लाभ हैं, हाँ, इतने सारे प्राणों की चर्चा है, इतना सब कुछ नाड़ियाँ हैं, मिक्सिंग सर भी पार्ट वही है। बोलूँ सर थोड़ा रिवीजन भी मैटर करता है सर मतलब मुझे लगता है कि मेरा रिवीजन मतलब मैंने लास्ट लास्ट में मैंने रिवीजन काफी करा जी। सर जो मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट थे उसमें जो मेरा जेआरएफ छूटा वो मुझे लगता है सर सिर्फ रिवीजन की कमी के कारण ही रह गया जी। क्योंकि उस टाइम पे मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था अच्छे से एंड जी। टाइम पे एग्जाम टाइम पे सर थोड़ा रिवीजन में कमी रह गई थी मैं कोर्स कवर करने में ही रह गई थी और मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी जी। तो जो मेरा लास्ट वाला जो ये अटेम्प्ट था, इसमें मैंने सर जो मेरी कमियाँ थी, जैसे मैंने रिवीजन नहीं करा और मैंने हुँ। थोड़ा फर्स्ट पेपर 1 पे भी थोड़ा कम ध्यान दिया था, पहले हुँ। 2 अटेम्प्ट्स में। वो सब कमियाँ जो थी सर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मतलब पूरी करने की कोशिश करी। जी। तो वही रिवीजन करते-करते मतलब वो याद हो जाता है। एक बार में तो आपको याद नहीं होगा, अगर आप चार्ट भी बना लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में याद हो जाए। रिवीजन ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा, चीज़ों का। तो बहुत रिवीजन ज़्यादा का क्या रिवीजन करना पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? डेली आप करती थी या कुछ स्किप कर कर के करती थी? नहीं सर, मैं डेली तो नहीं होता था जैसे सर पहले लाइक टेक्स्ट पढ़ लिए सारे। जैसे हुँ। मैं ये करती थी कि एक यूनिट है, तो पहले मैं उसी यूनिट को कवर करने की कोशिश करती थी। जब तक वो हुँ। कवर नहीं होती थी, मैं नेक्स्ट यूनिट पे मूव नहीं करती थी। जी। जैसे हठ योगिक टेक्स्ट है, तो मैंने 10 जैसे ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था 2 अटेम्प्ट्स के लिए। तो हुँ। लास्ट वाले अटेम्प्ट की टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे मैंने हठ योगिक टेक्स्ट है, मैंने 5 दिन दे दिए। जैसे 8 टेक्स्ट है या हुँ। 10 दिन दे दिए मैंने उनको कि हाँ, ये 10 डेज़ है, तो मुझे इन 10 डेज़ में ये अच्छे से पूरा रिवाइज़ करना है। जी। हर एक टेक्स्ट लाइक एक टेक्स्ट को 2 दिन दिया, जो छोटे हैं उनको 1-1 दिन दे दिया, जो थोड़ा लंबे टेक्स्ट हैं जैसे हठ प्रतिपिका, किरण संहिता इनको थोड़ा 2 दिन दे दिए। इस तरीके से 2-2 दिन में पहले इनको रिवाइज़ करना है और साथ में जैसे ही मेरा एक टेक्स्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करती थी। जी। मतलब उससे ही रिलेटेड जैसे आप आपकी साइट्स पे भी अवेलेबल है। आपने जी। यूट्यूब में सर एक क्वेश्चन्स की वो डाली है सीरीज़, वो जी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मैं बता नहीं सकती, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी रिवीज़न के लिए। आपने एक सीरीज़ टेक्स्ट डाली वाइज़ हुई जो डाल है। रखी है आपकी, जैसे दर्शन योग दर्शन की तो अलग, हाँ गीता की सर, जो अलग, आपने उपनिषद की एक अलग। योग हाँ, पूरे जी। एग्ज़ाम्स की डाली हुई है सर आपने जी। 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 2018 से लेकर अभी तक के जी। योग। तो सर मैं वो देखती थी रिवीज़न के बाद जी। डेली मतलब हमेशा। तो उससे तो मतलब उन्होंने फैक्ट मेरी जो बहुत थे हेल्प आपके स्टेबल हो जाते थे। हाँ सर, वो जो आपने क्वेश्चन्स डाले हुए हैं पीवाईक्यूज़, वो बहुत ज़्यादा रिवीज़न में बहुत हेल्पफुल है। मतलब किसी का अगर पूरा क्लियर है पहले से बेस, वो देख ले आपकी जो सीरीज़ है, तो उसका मतलब पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जी। जी। क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी जी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन भी हो गई थी उससे मेरी।
तो मैं यही हम्म, करती थी, पहले मैंने टेक्स्ट कंप्लीट करा, फिर मैंने आपके वो क्वेश्चन लगा के मैं खुद ही उनके आंसर्स मतलब खुद ही वो करती थी, सॉल्व करती थी कि हाँ अच्छा, हाँ, इसका आंसर ये होगा, फिर ये होगा, इस जी तरीके जी। से। तो मतलब मुझे मतलब ऐसा समझ में आया एक कि एनालाइज आप, करती थी खुद जी, को। मतलब हुँ। प्रॉपर याद करने का प्रयास शायद आपने नहीं किया जैसे लोग बच्चे रटने की कोशिश करते नहीं हैं। सर, तो आपका ऐसा नहीं करा। स्ट्रेटेजी यही रही कि पढ़ो, उसको लिख के नोट्स बनाओ, हुँ, कंपैरिजन करो और उसको लगातार रिवाइज करो। और मेरे ख्याल से रिवाइज़ रिवीजन भी करो। आप अवेयर होके करती थी कि थोड़ा कंपैरिजन भी रिवीजन में होता रहे। सिंपल हाँ फटाफट सर, पढ़ने वाला पार्ट शायद आप नहीं करती होंगी। और फिर हर सर रिवीजन हाँ, के ऐसा साथ नहीं में था। आप प्रैक्टिस वाला पार्ट भी आप कह ही रही हैं प्रैक्टिस करती थी। तो उससे हर हाँ रिवीजन सर, के साथ-साथ में जो फैक्ट्स होंगे आपको वो स्टेबल होते जाते होंगे आपकी माइंड में कि हाँ भाई, और ज़्यादा क्लियर हो जाते और थे ज़्यादा कि क्लियर हाँ, हो ये जाते थे और एक इतना जी, ओवरव्यू हो जाता था अगर क्वेश्चन आए आपका पेपर में, तो आपको पता लग जाए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इतना यही आपको होगा, वो था। हाँ। तो यस मतलब सर। फर्स्ट यूनिट जो थी आपकी उसमें भी और जो योग हुँ, उपनिषद है, हठ योग है, उसमें भी और उसमें जो मिक्सिंग है वो आपने कंपैरिजन से बताया, कंपैरिजन करके आप पढ़ती थी इसलिए कंपैरेटिव मिक्सिंग वाला स्टडी। पार्ट आपका इतनी दिक्कत नहीं रही। और जी सर, जो सेकंड यूनिट है आपकी उपनिषद की, गीता की, उसमें पंक्तियाँ बहुत है संस्कृत की। गीता की जी पंक्तियाँ हैं, सर। उपनिषद की है। हुँ, आपको तो संस्कृत का बैकग्राउंड भी नहीं, आप कह रही थी कि मेरा तो साइंस का ही पार्ट है, नहीं तो उसमें क्या आपने संस्कृत की पंक्तियों को फोकस किया या स्किप ही कर दिया? तो किया तो कैसे किया सर फोकस उनको? सर संस्कृत की पंक्तियाँ अगर जो लाइन्स जो आपने इम्पोर्टेंट बताई थी कि हाँ ये सूत्र इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मैंने जी। संस्कृत सिर्फ वही वाला पोर्शन पे फोकस किया या उसके थोड़ा उसके आगे पीछे मतलब हुँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। जी। जैसे अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, तो सर मैंने पूरी पूरी पढ़ना तो इम्पॉसिबल था, तो मैंने हुँ, उसको वैसे पढ़ी हुई है बट ये है कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद करना। तो जी। सर उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करा। जो आपकी जो सीरीज़ आपने भगवद गीता की भी सीरीज़ है उसमें, तो जी। सर वो मैंने देख के उसमें जो-जो चीज़ें आई हैं पीवाईक्यूज़ में, वो चीज़ें मैंने ज़्यादा ज़्यादा याद करने की मतलब एक ज़्यादा याद करने की कोशिश की। जैसे आहार-विहार कौन से चैप्टर से हुँ, है, हुँ, हुँ। उसका जो श्लोक है वो याद कर लिया कि अच्छा हाँ, मतलब कुछ-कुछ उसमें से मेन पूरा श्लोक तो याद नहीं होगा, बट कुछ-कुछ ऐसे कुछ मतलब कह सकते हैं कि उसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि हाँ, ये श्लोक तो यहाँ थोड़े पे आ रहा शब्द है। तो अपने कुछ माइंड ऐसे में वर्ड ऐड कर लिया उसको। शब्द हुँ, हाँ हुँ, सर, कुछ शब्द हुँ। ऐड कर लिए और संस्कृत के और फिर ऐसे ही हर एक श्लोक से मतलब जो-जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे जी। अ, वो याद कर लिए। बाकी एक गीता में चैप्टर्स के नेम मतलब जो-जो इम्पोर्टेंट था उसमें, इस हुँ, पे मैंने हुँ। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो पढ़ी बस सभी कि पंक्तियों पे जैसे ध्यान नहीं दिया, जो आपको लगा इम्पोर्टेंट हाँ। है या प्रीवियस पेपर में आती है, उन पे आपने प्रीवियस फोकस ईयर में किया। हाँ सर, जो आई हैं, जी, जी, मेन-मेन मैंने वो और उसके थोड़ा-सा उसके मतलब साथ वाली जो आगे-पीछे और होंगी, वो जी, देखी है। जी, जी। तो मतलब वही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही संस्कृत वाला पोर्शन तो मैंने ऐसे ही इसी तरीके से कवर किया। ठीक है, और सर थोड़ा-सा जी, जी, उपनिषद में सर मैंने कंपैरेटिव स्टडी में ही करा है। मतलब एक उपनिषद और एक सर हठ योगिक जी। टेक्स्ट। ये जो 2 यूनिट्स हैं, ये आप कंपेयर करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगा। याद जी, भी हो जी। जाता है और क्लियर हो जाता है कि वो ये चीज़ कंपैरिज़न इसमें और है, फिर ये चीज़ बार-बार इसमें है। रिवीज़न उसका, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाँ रिवीज़न सर, कर फिर सकें। रिवीज़न। ठीक है। अब इसमें योग वाले सिलेबस में कुछ पार्ट है जो इंग्लिश बेस्ड है, जैसे एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, थेरेपीटिक योगा है। यस सर, आपका तो पहले से यस अच्छा सर। ही था क्योंकि आपका पढ़ा हुआ था। हाँ सर, ये थोड़ा लेकिन मैं बेनिफिट था एक कि हाँ, जनरली ये पूछ ज़्यादा रहा अच्छे हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा डर सा लगता है उसको देख के ना कि इतना वास्ट पार्ट है, कैसे कवर होगा? उनके लिए हुँ। आप क्या एक स्ट्रैटेजी या सलाह बताना चाहेंगी उस पार्ट को कवर करने के लिए? एनाटॉमी, थेरेपीटिक योगा, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन ये थोड़ा-सा जो पार्ट है। अ, सर ये वाले पोर्शन में जैसे जो मैंने जून 2023 का एग्ज़ाम दिया था, तो सर उसमें काफ़ी कम आई थी एनाटॉमी। इस बार उस तो टाइम बहुत पे थे क्वेश्चन। इस बार हाँ सर, मैं वही कहना चाहूँगी, हुँ, उस वक़्त काफ़ी कम आई थी, तो मुझे लगा दिसंबर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने वो पोर्शन इतना नहीं करा क्योंकि मेरा था भी ऑलरेडी मतलब था, काफ़ी चीज़ें क्लियर जी, थी। जी, लेकिन उसमें फिर वो ज़्यादा आ गया पोर्शन जी, जैसे आप तो इसीलिए फिर अब इस वाले टाइम पे मैंने मतलब हर चीज़ इक्वली कवर की है। जी, तो यही कहना चाहूँगी कि उसको छोड़िए मत उस पोर्शन को। ये नहीं जी, सोचना है कि वो आएगा नहीं या फिर हम छोड़ देंगे तो ऐसा चल जाएगा, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते कौन-सी यूनिट से ठीक कब बात ज़्यादा है। पोर्शन आ जाए, कब कम आ जाए। हुँ, हुँ, अ, तो सर इस बार जैसे काफ़ी अच्छा पोर्शन आया था एनाटॉमी का,
सर तो उसमें मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे एक तो हम लाइक किस-किस पे हमें फ़ोकस करना है, एक जॉइंट्स वाला जो पोर्शन है, वो जी, काफ़ी आता है। जी, जॉइंट्स वाला जो चैप्टर है, जैसे अगर हम सिस्टम्स पढ़ते हैं, लाइक हमारे कार्डियक सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या फिर एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, कुछ भी ये सब चीज़ें हैं। जी, तो इस इन सब में से मुझे लगता है कि स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो जी, योग में जो इम्पोर्टेंट है, जिससे जहाँ से जी। ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, एक ये वाला पोर्शन काफ़ी है कि लाइक देखिए, इसमें मूवमेंट। दिक्कत ये रहती है ना कि बहुत सारे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और ये जो सारा विषय इंग्लिश में है, तो उनको इंग्लिश ये में। लैंग्वेज में शिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसमें क्या आप सलाह देना चाहेंगी? सर मुझे तो ये लगता है कि अगर मतलब हिंदी थोड़ा में अपनी कर लें विल उसको, पावर होनी चाहिए। हिंदी में ही पढ़ लें उसको या इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा ठीक है? सर वो तो हर एक की अपनी-अपनी चॉइस है सर, अब ये तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन उनको जी, जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर उनको इंग्लिश अच्छी लगती है, तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। उनको जी, हिंदी ईज़ी लगता है, तो वो हिंदी में कर सकते हैं। सर मुझे तो मेरा तो इंग्लिश ही बैकग्राउंड था, मतलब मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, तो मुझे इंग्लिश में ही ईज़ी लगा वो सब चीज़ें। तो जी, सर जैसे अब मेरे लिए ये उपनिषद, ये सब चीज़ें बहुत नया था, बट ठीक है जी, मैंने फिर भी कोशिश करी इसको। जी, तो वही चीज़ उनके साथ है, उनके लिए वो चीज़ें पहले से मतलब वो उस चीज़ के हैबिचुअल हैं कि हाँ, जी, संस्कृत और ये सब चीज़ें कैसे पढ़नी है और वो चीज़ उनके लिए एक टास्क है, नया है। तो उनको उस चीज़ पे थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मेरे ख्याल जी, से। जो उनको टफ लगता है, उस चीज़ पे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना चाहिए। और सर अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सर मैं यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखो, प्रीवियस पीवाईक्यूज़ देखो और पीवाईक्यूज़ में जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ पे उस वाले पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करो। जी। कि लाइक पूरा पढ़ने के उसमें कंपैरिज़न में आप सिर्फ़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पूछे गए हैं या जी। जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ़ उस पे आप ज़्यादा फोकस करो, जो आपको टफ लगता है। हाँ, क्योंकि ऐसा मतलब भी मैं नहीं कि आपकी हम बात सारा को टाइम उसी में थोड़ा वेस्ट कर स्पष्ट दें। करूँ, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने भी किया था। उनके पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था किसी विषय में, तो वे जी क्या सर। करते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हुए पढ़ते थे। जैसे एक हाँ क्वेश्चन आया सर, सामने, यही। उसको कर रहे हैं, नहीं हुँ। हुआ, फिर नोट्स निकाल के देख रहे हैं। तो उसके करने से एक तो अच्छा। रुचि बनी रहती है और जो क्वेश्चन जी आया सर। था उसके साथ-साथ में कई फैक्ट और भी कवर हो जाते हैं। और भी कवर हो हाँ, जाते तो हैं। एक तो जी प्रॉपर सर। पढ़ रहे हैं तो बोरिंग भी लगता है उनको, मेहनत भी ज़्यादा लगती है कि हाँ। कैसे करेंगे। और क्वेश्चंस के जी साथ-साथ सर। यदि कवर करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, रुचिकर बना रहता है। चल, ऐसा भी जी कर सर। सकते हैं। हाँ सर, वही मैं कह रही हूँ कि जी, पीवाईक्यूज़ के साथ-साथ पढ़ेंगे पीवाईक्यूज़ तो के थोड़ा साथ कर इंटरेस्टिंग सकते हैं। लगे। जी, जी। जी और सर। लास्ट की जो 4 यूनिट है 7, 8, 9, 10 वे छोटी-छोटी हैं, तो कुछ बच्चे हुँ। उसको स्किप कर देते हैं। तो आपका क्या सुझाव है उसको? उसको भी पूरी मतलब सर स्किप तो मुझे लगता है कि अगर आप पे टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, तो हो सकता है आप कर लो स्किप, बट अगर प्रॉपर टाइम के साथ मुझे लगता है स्किप तो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी, उन्हीं गलतियों के कारण जेआरएफ रह जाता ज़्यादा है जाता है क्योंकि पता नहीं एंड लगता पे ना कि किस यूनिट से कि कितने ज़्यादा कहाँ क्वेश्चन आ से गए। क्वेश्चन आ। ठीक जी बात है। सर। अब जैसे लास्ट क्लास में जैसे कॉन्शियसनेस है, साइकोलॉजी है, इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे उस उससे। जी, जी, उन उस वाले पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जैसे जून वाले एग्ज़ाम में नहीं आए थे, जी, 23 में, बट इस बार काफ़ी आए थे। तो वही है, स्किप तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए। ठीक है, आप कितना भी कवर करो, थोड़ा बहुत आप एक आइडिया लेके जाओ कि हाँ, ये यूनिट भी है, इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। जी, तो ताकि आपको लगे कि हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सको। आपको जी। ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल, या कुछ बिल्कुल, ऐसा आपको कुछ पता है, लगे कि ऐसा पता ना नहीं लगे। सिलेबस में है या नहीं है, हाँ, ऐसा ना। है या नहीं है या जी, फिर जी, बिल्कुल जी, माइंड से ही आउट है। लेकिन ठीक आप बात है। थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया लेके ही जाओ, हर एक जी, पोर्शन का। मुझे जी, लगता जी, है जी। स्किप नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो योग के संदर्भ में आपके पूछना चाह रहा था कि आपका इंग्लिश बैकग्राउंड है और योग का बहुत जी सारा सर। टेक्स्ट है जो संस्कृत बेस्ड है या उसकी व्याख्याएं भी ज्यादातर हिंदी में मिलती है। तो आपको दिक्कत नहीं हुई उसमें और यदि दिक्कत हुई तो कैसे आपने उसको ठीक किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के भी रहते हैं और जी अपनी सर, जी कोचिंग में भी सर। आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आ जाएगा। आपका क्या जी सर। स्ट्रगल रहा उसमें लैंग्वेज बेस्ड रूप में, लैंग्वेज के आधार पे? सर ऐसे लैंग्वेज बेस पे सर वही थोड़ा संस्कृत वाले जैसे उपनिषद में या संस्कृत वाला पोर्शन थोड़ा-सा टफ रहा। बट जो हिंदी वाला पोर्शन था सर वो अच्छा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदी तो हम पढ़ते ही हुए आ रहे हैं, जी, सब जी, समझ जी, आता ही है, जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदी वाला पोर्शन में सर इतनी दिक्कत नहीं हुई। बाकी सर मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए जी, अपने अंदर। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो अगर आपको उसे समझना है तो आपको एक एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ पढ़ोगे तो चाहे वो आपकी अपनी लैंग्वेज में हो या फिर आपकी कोई अलग लैंग्वेज में हो, आप उसे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक तो वो बात है। इंटरेस्ट डेवलप होना
और एक वो करना वो भी बहुत ज़रूरी है सर। जी, जी, जी। तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और थोड़ा-सा कोशिश करें, एक बॉडी को रिदम में आने में, माइंड को रिदम में आने में भी टाइम लगता है। शुरू के 1-2 वीक हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत टफ है। जैसे मैंने भी जब क्लासेस स्टार्ट करी, मुझे लगा बहुत ओवरलोडेड हो गया था कि अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। बट हुँ, ये था कि हाँ, ठीक है, ये सोचा कि नहीं बॉडी हर किसी चीज़ को टाइम लगता है अडॉप्ट करने में ठीक चीज़ों बात को। है। मतलब धैर्य रखना चाहिए। तो हुँ, जी सर, धैर्य हुँ। रखना चाहिए तो हमें वही है कि एकदम से हम कुछ चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते। तो 1 वीक, 2 वीक लगा, मतलब यही लगता है मुझे 2 वीक के बाद तो चीज़ें थोड़ा मतलब ईज़ी होना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको वो जी, चीज़ समझ आ जाएगी। जी, नहीं जी। समझ आ रहा तो आप रिवाइज़ करो, करते जाओ, अपने टीचर से पूछो, अपने साथ वालों से पूछो, डिस्कशन करो, जो भी आपके आस-पास लोग हैं, जिनका मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, उनसे आप बात करो, उनसे पूछो। जी। तो सर यही है एक इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका भी, कि आप डिस्कशन भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके कोई ठीक ऐसे बात है। फ्रेंड है साथ में, तो जी। आप लोग ग्रुप में डिस्कस करो। मतलब कोचिंग्स में या कॉलेजेस में तो ये फ़ायदा भी होता है कि हमें एक लाइक एक एक ग्रुप मिल एनवायरनमेंट जाता है मिल लोगों जाता का, है। जी, जी, जी। एनवायरनमेंट मिल जाता है, टीचर्स मिल जाते हैं अच्छे, तो आप उनसे डिस्कस करो। बस ये है कि छोड़ो मत चीज़ों को कि नहीं हो गया, देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। जी, जी। तो तो हमने एक योग के इंटरेस्ट के बारे में साथ तो पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। विस्तार से जी सर, पूछा, आपके जो भी जी रहा। सर, तो फर्स्ट पेपर के संदर्भ में थोड़ा-सा हम और जानना चाहेंगे। फर्स्ट में 2 पार्ट आपके, एक तो है कि जो प्रैक्टिस बेस्ड है आपका मैथ, डीआई, रीज़निंग आदि, एक है थ्योरी बेस्ड। तो दोनों के जी संदर्भ में सर। आप अलग अपनी स्ट्रैटेजी बताएँ, कौन-सा आपका पक्का था, कमज़ोर था? यदि कमज़ोर था तो उसको पक्का करने के लिए आपने क्या-क्या उपाय अपनाए? सर जब शुरू के अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे, उस टाइम पे सर मैंने एक हायर एजुकेशन और एनवायरनमेंट मतलब ये जो थ्योरी वाले हुँ, पोर्शन थे, हुँ। ये वाले पोर्शन पहले कवर करे और हुँ, मुझे इंटरेस्ट भी आता था इनको पढ़ने में, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुँ, और इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीज़निंग ये वाला पोर्शन पहले पहले कवर किया था। हुँ, हुँ। और मैथ्स डीआई मैथ्स मतलब ऐसा नहीं था कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है बट ये था कि 11th से छूट गई थी मैथ्स जी। तो 10th तक ही पढ़ी हुई है तो 11th के बाद नहीं पढ़ी। फिर बायोलॉजी स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए वो मैथ वाला पोर्शन थोड़ा-सा टाइम भी लगता था करने में, सॉल्व हो जाते थे बट उस तरफ को थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया। लगा जी, कि इससे हो जाएगा मेबी, जी। देखा जाएगा मैथ्स का मतलब चलो बाद स्किप में किया देखेंगे आपने शुरू स्टार्टिंग में उसको। स्किप हाँ, अच्छा। हाँ सर डीआई वाला हुँ, पोर्शन और मैथ्स वाला पोर्शन जो था वो आप स्किप ही समझो कि नहीं करा हुँ, मैंने। हुँ, इवन हुँ। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व मतलब क्वेश्चन भी नहीं करके आई थी डीआई के तो फर्स्ट लास्ट तक अटेम्प्ट में। स्किप ही रखा आपने, इस अटेम्प्ट में भी स्किप ही रखा नहीं आपने? सर, नहीं, 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 अच्छा। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जी, शुरू जी। के टाइम में मैंने मैथ्स वाला पोर्शन ही करा था। तो सर फिर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड में मैंने डीआई सॉल्व करने की कोशिश करी बट ये था कि हाँ, कुछ-कुछ हुई सही बट एक नहीं हुए, फिर हुँ, मैथ्स के भी थोड़ा रह गए क्वेश्चन। हुँ, हुँ। सर जब फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं जो पीवाईक्यूज़ फर्स्ट फर्स्ट पेपर के जब मैं पीवाईक्यूज़ करती थी, तो सर जैसे आप बोलते हो कि लाइक 35 से अबव सही है, तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, 30 से अबव है, तो अच्छा स्कोर है। हुँ, तो मैं हुँ। वही सोचती थी कि 35 से अबव इतना स्कोर करना है, तो फिर मैथ्स तो करनी ही पड़ेगी। बिना जी, डीआई और मतलब यही मुझे ऑब्ज़र्व जो मैंने करा, मुझे ये लगा कि डीआई और मैथ्स के बिना आप ये नहीं है कि आप इसे छोड़ दो। ठीक बात है। अगर आपने वो पोर्शन अपना कर लिया डीआई और मैथ्स वाला, तो मुझे हुँ, लगता है कि वो ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। जी। क्योंकि हायर एजुकेशन और इसमें तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बट डीआई मैथ्स वाला जो पार्ट है वो ये रहता है कि अगर आप एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई सॉल्व करने की, तो आप 5 के 5 क्वेश्चन डीआई के प्लस 5 आपके जो मैथ्स के आते हैं, ये हुँ, सिंपल इंटरेस्ट वाले या फिर जी, टाइम जी। एंड ये वर्क स्पीड एंड वाले टाइम इस तरह वाले। के जो जी, क्वेश्चन हाँ, जी। वर्क, टाइम, स्पीड इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हमें फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस में आ गया कि हाँ, हम कर ले रहे हैं सॉल्व, प्रैक्टिस में अगर आ गए तो हम 10 क्वेश्चन जो ये हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं सही। ठीक बात मतलब है। प्रॉपर सही कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में तो यही है कि बस या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, मतलब ठीक अगर बात आप है। सॉल्व करोगे तो हुँ, अगर सही आ गया तो ठीक है, आपका करेक्ट ही है आंसर। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पोर्शन ज़रूर करना चाहिए सर क्योंकि जेआरएफ के लिए ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है। जी। मैथ्स और डीआई नहीं छोड़नी चाहिए। डीआई की प्रैक्टिस तो सर मैंने डीआई के लिए यही करा था, जैसे मैं अपना थ्योरी वाला पार्ट कवर करती थी, मतलब एट नाइट सर मैं जब मेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता था, तो उसके बाद सर मैं डीआई डीआई के लिए मैंने स्पेशल ऐसा टाइम नहीं दिया कि मैं 5 दिन में सिर्फ डीआई करूँ, ऐसा जी, नहीं करा। सर मैं जैसे डेली का जो मेरा पढ़ने का शेड्यूल रहता था, उसके एंड में मैं डीआई ज़रूर करती थी जी। सॉल्व।
डेली मतलब वही थर्ड वाले टाइम से पहले जो मैं प्रिपरेशन करी थी उसमें सर मैं डीआई डेली सॉल्व कर रही थी। जी। मतलब 2-3 महीने पहले से मैं डेली डीआई सॉल्व करती ही थी, चाहे मैं एक ही डीआई सॉल्व करूं, बस यही रहता था मेरा कि मतलब हाँ डेली मैं टच डीआई में सॉल्व जरूर करूं। रहती थी आप उसके। हाँ सर, हम्म, मैथ्स के और डीआई के, जी। मैथ्स और डीआई में हर रिवीजन के बाद सॉल्व करती, चाहे मैं योगा का रिवीजन करूं, चाहे मैं पेपर वन का रिवीजन करूं, पर मैं मैथ्स और डीआई के लिए 1 घंटा, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, एक जी। टाइम जरूर देती थी। इसी जी। से मतलब मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना सर, क्योंकि हमें ये भी डर लगता है ना एग्जाम में कि डीआई में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ऐसा जी। लगता है, क्योंकि वो हम मैथ्स सॉल्व भी करते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है, टाइम का पता नहीं लगता कि हाँ आधा घंटा हो गया करते करते। तो जी। वो चीज भी है, लेकिन अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो उस चीज को कैच करने लगता है कि हाँ मतलब प्रैक्टिस में आ जाता है ब्रेन। जी। तो वो एग्जाम टाइम पे वो चीज बहुत हेल्प करती है, मतलब हम वहां पे हमारा ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे इस बार हुआ था मेरे साथ, जो मैंने डीआई अटेम्प्ट करा, तो मुझे लगा नहीं था आंसर निकलेंगे, बट हाँ ठीक है, मुझे फॉर्मूले भी पता थे, सब कुछ प्रैक्टिस में था ना सर वो चीज। हम्म। तो वो जब मैंने अप्लाई करी एग्जाम में, तो वो मेरे सॉल्व हो गए, मतलब आंसर भी आ गए, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उससे जी। कि हाँ हमारे एग्जैक्ट आंसर मिल रहे हैं, हमारे आंसर आ रहे हैं अच्छे। जी। तो फिर उसके बाद जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी अपना आप स्पीड स्पीड बढ़ जाती है करने की। ठीक बात है। तो यही है सर, ये प्रैक्टिस से मतलब स्पीड भी बढ़ जाती है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, और मतलब सर जब आपका अगर डेली आपकी टच में रहता है। डीआई, जी। हाँ डीआई अगर सही हो गए ना, तो सर एक एग्जाम में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा हाँ, पांच अब सही तो हो गए क्वेश्चन। नंबर अच्छे आएंगे हाँ इसके। मतलब हाँ आगे भी अच्छा होगा, तो वो हम्म, एग्जाम हम थोड़ा एक वो भी अच्छा हो जाता है। जी। ये जी। चीज भी है, तो सर डीआई और मैथ्स तो करनी ही चाहिए प्रैक्टिस और डेली। लेकिन अब थ्योरी की जैसे हम देखें, आज से 4-5 साल पहले फर्स्ट पेपर की थ्योरी बहुत कम थी। क्वेश्चन का कम जो थी है। एरिया था वो भी कम था। और अब तो बहुत जी सर। वास्ट हो गया है, चाहे एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे रिसर्च की करें या हायर एजुकेशन की। हम्म, इतना सारा हम्म। सिलेबस उसको कवर करना, तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? रिवीजन की भी या तैयारी की सर भी? पेपर कैसे? पेपर वन में सर मेरा ये रहा कि मतलब पेपर वन में सर मैंने पहले तो पूरा जो सिलेबस था, जी। पहले तो मैंने हर एक यूनिट का सर, पेपर वन के तो मैंने खुद से ही नोट्स बनाए हैं, जी। मतलब जो मुझे मिले हैं जहां से इधर उधर से, लाइक यूट्यूब से हो गया, आपकी क्लासेस से हो गया, या यूट्यूब से जी। हो गया। तो इससे हर एक मतलब इन चीजों से जो मुझे जहां से सही लगा, मैंने वो खुद ही नोट्स बनाए हैं, सिलेबस आगे सिलेबस रख के। जी। मतलब जी। सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। जी। सिलेबस से ज्यादा बाहर भी नहीं जाना है, थोड़ा बहुत तो जाना पड़ता है, हाँ, बट ज्यादा भी लेकिन नहीं कि मेन आप पार्ट बिल्कुल तो ही। वही है। हाँ सर, मेन जी। सिलेबस का एक प्रॉपर नोट्स आप पे होने चाहिए, भले ही आप मतलब जितना सिलेबस में उतने ही पहले आप नोट्स बना लो। जी। तो सर उससे क्या होता है कि उसको फिर वो हमने पढ़ लिया, फिर सर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे। जी। तो पीवाईक्यूज में जैसे पहले तो ये लगता था, जैसे शुरू शुरू में जब हम तैयारी कर रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट से भी पहले, उस वक्त तो पता ही नहीं लगता था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये कौन जी। सी यूनिट से है, ये कौन सी जी। यूनिट जी। से है जी। पेपर वन में। बट इतना नोट्स बनाने के बाद ये पता लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक इस यूनिट का है, ये टॉपिक इस यूनिट का है। तो जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हमें, तो फिर जी। हम डायरेक्ट उसको उस यूनिट में उसी टॉपिक के अंदर जाके देखते हैं कि अच्छा ये इस टॉपिक से है, तो जी। क्या होगा, फिर उसी पीवाईक्यूज के बेस पे हम वो पूरा कंसेप्ट जो है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जी। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे सर, जैसे ओलिगोट्रॉपिक लेक्स का था, जी। यूफोरिफिकेशन का था, और सर बहुत सारे ऐसे बायोमैग्निफिकेशन, इस तरह से एनवायरनमेंट में जो टॉपिक्स थे जी। पहले क्लियर नहीं होते थे, बट जब पीवाईक्यूज में एक बार देखा, क्वेश्चन आया था कि ओलिगोट्रॉपिक लेक्स का कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो फिर देखा कि ये क्या होता है। तो जी। फिर वो देखा, उसमें एनवायरनमेंट में जाके देखा तो पता लगा अच्छा हाँ ये इस इससे है, फिर उसको अच्छे से पढ़ा। तो वो नोट्स में मिल गया, अपने ही नोट्स में मिल जाता है, क्योंकि नोट्स तो हम बनाते हैं उस टाइम हमें हर चीज याद हाँ, नहीं उस होती। समय ध्यान नहीं रहती, ठीक बात है। हाँ लेकिन जब पीवाईक्यूज हम करें तो फिर हम अपने नोट्स को दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। फिर जो जी। हमें लगता है अपने नोट्स में कमी है कि हाँ पीवाईक्यूज में ये चीज पूछी गई है, उसको हम उसी उसी टॉपिक के बगल में या साथ में ही कोई पेपर के साथ लिख के उसको वहीं पर अटैच कर लें। जी। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पेपर के नोट्स बनाए, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे सर, उसी खुद का के रिवीजन नोट्स आप प्रिपेयर करती करना। रही। और हाँ उसका रिवीजन और सब पीवाईक्यूज फर्स्ट पेपर में। इसमें आपने जैसे कह ही दिया, फिर भी स्पष्टता के लिए विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट पेपर हो चाहे योग हो, खासकर फर्स्ट पेपर के संदर्भ में प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस? सर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि एक तो सर हमें क्या होता है, हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, लाइक हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जी। ठीक है, एक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए,
बट ठीक है, एक वास्ट नॉलेज आप वो तो हम मतलब वो कभी खत्म नहीं होगी, वो तो हम हमेशा लाइफ में हम सही हमेशा बात नॉलेज है। के पढ़ते ही रहेंगे। जी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए सर, एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या पढ़ना है जी, और कितना पढ़ना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कौन-सी यूनिट्स इम्पोर्टेंट है और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना और एक ब्रेन को अपने लाइक एक प्रैक्टिस करवाना उस चीज़ की। उन 3 घंटों के लिए जो हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जी, तो उसके लिए ब्रेन को प्रिपेयर करना। तो जी, सर उसके लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, क्योंकि मुझे याद है सर मैंने मतलब 1 मंथ मतलब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले से 1 डेढ़ महीने पहले से मैंने पीवाईक्यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। जी, मतलब डेली आप 3 घंटे योगा के और उसके दोनों के जी, टाइम लगा के, वो भी टाइम के साथ करना चाहिए। ये नहीं ठीक कि आप बात पूरे है। दिन भर लगे हो कभी भी। आप एक टाइम अपना सेट कर लो 3 घंटे का टाइम, उसमें आप वो टाइम सेट करके लाइक एग्ज़ाम की तरह ही एनवायरनमेंट रखना है, कि जी, हाँ, एग्ज़ाम ही चल रहा है आपका। तो वो जो हम 1 डेढ़ महीना प्रैक्टिस करते हैं ना उस चीज़ की सर, तो वो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे ऑटोमैटिकली सही हो जाते हैं। ठीक मतलब वो बात है। ब्रेन में चलता रहता है कि अच्छा हाँ, इसका आंसर ये है, वो और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जी, क्वेश्चन्स करने की, सॉल्व करने की। तो जितना जल्दी हम मैंने तो पहले पेपर 2 अटेम्प्ट किया था, जी, तो ये मुझे लगता है कि पेपर 2 हम जितनी जल्दी अटेम्प्ट कर लें और जैसे 1 डेढ़ घंटे में पेपर 2 हो गया, उसके बाद अपना 1 डेढ़ घंटा आपका पेपर 1 के लिए आराम से बचा हुआ है। ठीक बात है। तो हाँ, तो वो सारी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसलिए पीवाईक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। उसमें मैंने जी सर। पार्ट देखा कुछ विद्यार्थियों को हर बार जैसे 7-8 वर्ष इस फील्ड से जुड़े हुए हो गए योग की फील्ड से, तैयारी करने के बाद भी बच्चे पेपर में गलती करके आते हैं क्वेश्चंस की। योग के संदर्भ में तो मैं विशेषकर कहता हूँ कि बहुत सरल-सरल क्वेश्चंस जो आते थे, बाद में कहते सर ये वो गलत हो गलत गया, होते वो हैं। गलत हो गया। हुँ। तो 10 से हाँ, तो ये तो होता ही 15-15 है। तक क्वेश्चन गलत करके आते हैं और उस कारण से अच्छा, बड़ा उनको दुःख भी होता है क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर से JRF रुक जाता है उनका। कई की हाँ बार सर। होता है ऐसा और फिर बाद में फिर उनका फिर मनोबल भी डाउन हो जाता है, फिर दोबारा पेपर देने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो ऐसा जी क्यों सर। होता है कि इतनी तैयारी है, सब याद है, सब मतलब कठिन क्वेश्चन ठीक कर दिए। जो सरल क्वेश्चन हाँ है सर। या कठिन भी ले लो हुँ। कुछ, उनको आते हुए भी गलत करना। एक तो नहीं आ रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो आता था, हुँ। हमें याद था और फिर भी पेपर में जी गलत होता सर। है, ऐसा लगभग-लगभग काफ़ी बच्चे करते हैं। तो आपके संदर्भ में क्या रहा और ऐसी कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सर ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, लाइक 10-15 तो नहीं हुए, बट सर हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि ये कैसे गलत कर दिया? ये जी, इतना ईज़ी है और मतलब जैसे कोई एनाटॉमी का ही क्वेश्चन था इवन वो जी, और मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चीज़ हो ही जाता है उसमें कुछ ना कुछ सर। या तो हम जल्दीबाज़ी करते हैं जी, कि हाँ, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था सर ये वाला जो जी, मैं एनाटॉमी वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। जी, तो ये चीज़ भी मतलब मैंने रियलाइज़ करी थी एग्ज़ाम के बाद कि हाँ, ऐसा होता है कि कुछ-कुछ ईज़ी क्वेश्चन होते हैं जो हम हमें बाद में हम देखते हैं अरे ये इवन जब हम आंसर की देखते हैं, हमें लगता है इसका आंसर तो सही होगा मेरा, ये तो हाँ, मैंने हाँ, सही हाँ, ही करा होगा। जी, बट जब आंसर देखते हैं, अच्छा इसका आंसर ये कैसे हो गया? फिर क्वेश्चन को देखते हैं तब ओह शिट! ये कैसे गलत कर दिया या ऐसा-ऐसा ये रहता है। तो सर उसका मेन रीज़न यही होता है मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की सर कमी रहती है थोड़ा। जी, लाइक उस टाइम पे मैंने इतना मतलब स्क्रीन पे प्रैक्टिस नहीं की थी। हुँ, जैसे लैपटॉप पे इतनी जी, प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की कि हाँ, जी, आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं। मतलब एक स्क्रीन की भी सर एक आदत पड़ती है ना ब्रेन को कि ठीक हाँ, बात है। आप स्क्रीन को कितना फेस कर रहे हो। जी, तो सर उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा माइंड थोड़ा-सा मतलब एग्ज़ॉस्ट भी हो जाता है एग्ज़ाम में, इतनी देर तक आप स्क्रीन को देख रहे हो और कभी-कभी तो हमें जिसको आदत नहीं होती है, जैसे हम लोगों को तो चलो फिर भी हम तो करते रहते हैं काम, तो जी, फिर भी आदत है। बट जिनको स्क्रीन की आदत नहीं है तो सर वो थोड़ा माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाता है और जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब सिर्फ़ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, वो हमें लगता है ईज़ी है। हम हुँ, फटाफट टिक कर देते हैं, फिर उसको हम दूसरा उसको एक सेकंड ओपिनियन देने का कोशिश भी नहीं करते, कि हाँ जी, ठीक ही होगा ये तो। ये तो जी। मेरा मतलब अच्छा वाला पोर्शन है तो ये अच्छा ही होगा। इस अटेम्प्ट में तो सर आपके वो एक कम थे क्वेश्चन गलत इस तरह के? सर हाँ, इस अटेम्प्ट पे नहीं थे सर, इस अटेम्प्ट अच्छा, पे तो नहीं थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसे कोई। तो क्या एक होगा क्या मेबी उपाय कर एक सकते हैं? इन एक कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सर उपाय तो यही है कि आप प्रैक्टिस करो और सर एक आप स्क्रीन की प्रैक्टिस करो, जी, ताकि आप वहाँ पे मतलब आपको
लाइक सर कभी-कभी एग्ज़ाम में भी होता है ना कि हमें आई पेन होने हो जाता है, हेडेक हो जाता है। जैसे सेकंड वाले एग्ज़ाम के टाइम पे सर मेरे को एग्ज़ाम के बाद हुआ था बट बहुत हेडेक हो गया था, स्क्रीन की वज़ह से हुआ या फिर थोड़ा जिस वज़ह से भी होता है, जी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो हमें अपनी बॉडी को उस चीज़ में एक ढालना पड़ता है पहले से ही। जी, तो आपको उन 3 घंटों के लिए पहले से आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा और जी, ब्रेन को भी और आईज़ को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और एक-एक क्वेश्चन को पढ़ना पढ़ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जी, लाइक जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है कि हाँ ठीक है, जल्दीबाजी में पढ़ लिया और फिर हमने उसको फटाफट से वो कर दिया लाइक आंसर करा और छोड़ दिया। जी, मतलब मैं तो जैसे एक क्वेश्चन को आपने मतलब 30 सेकंड्स दिए या 1 मिनट जितना भी आप दे रहे हो अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें आप 1-2 बार तो उस क्वेश्चन को पढ़ ही लो। ठीक जैसे बात है। आंसर टिक करने के बाद एक बार फिर से उस क्वेश्चन को उसी वक़्त क्योंकि दोबारा तो सर टाइम मिलेगा नहीं कि हम पूरा सही पढ़ें, बात है। बट जैसे हमने हाँ, कोई आंसर करा, दोबारा से हम उसको एक बार देख लें, कन्फ्यूज़न के को क्लियर करने के लिए कि सही है या हमने कोई गलत आंसर तो टिक नहीं करा है। ऐसे जी, कई सारे आंसर्स होते हैं, जैसे मैथ्स में हुआ था सर मेरा कि एक इंक्रीज़ और आंसर मेरा सही आ गया था, एग्ज़ैक्ट आंसर आ गया था। तो मुझे लगा मैंने आंसर सही आया तो मैंने सीधे आंसर टिक कर दिया। जी, और ठीक था वो। बाद में जब मैंने चेक करा तो मैंने कहा ये कैसे गलत हो गया? तो देखा तो उसमें सेम आंसर ऊपर भी था, वो आगे से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ था कि अच्छा। इंक्रीज़ हो रहा है या हुँ, डिक्रीज़ हो हुँ, रहा है। हुँ। तो उस चक्कर में वो चीज़ गलत हो गई। मैंने इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं देखा, मैंने सिर्फ़ आंसर देखा कि हाँ, ये आंसर इतना निकल गया है और मैंने वो जी, टिक कर दिया। जी, तो सर वही चीज़ भी मैंने अपने इस वाले अटेम्प्ट में सुधारने की कोशिश करी कि मैं दोबारा से पढ़ती थी। जो क्वेश्चन मैंने करा, टिक करा, उसको एक बार फिर से पढ़ लिया क्योंकि इतना टाइम तो लगता नहीं है। 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3-4 सेकंड का काम है, दोबारा से उसको देख लो आप, करते जी, वक़्त ही। जी, क्योंकि बाद में देखना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर हम जी, सोचेंगे कि हम बाद में उसको देखेंगे तो बहुत टाइम लेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको उसी वक़्त क्लियर कर लो। तो सर ये मुझे लगता है कि इस चीज़ से बचने के लिए तो यही ऑप्शन है कि आप एक बार फिर से आप क्वेश्चन टिक करके उसको दोबारा से देखो, रीचेक करो और फिर आगे बढ़ो। जी, रीचेक जी। ज़रूर करो अपने आंसर्स को। तो हमारी इस चर्चा में कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और तैयारी के संदर्भ में आपको लगती है कि जिन पे ध्यान देना चाहिए, तो कुछ ऐसी जी बातें सर। भी यदि आप रखना चाहें तो? अ, वैसे तो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। जी, बाकी सर यही है कि जो मेरी गलतियाँ रही लाइक जिससे मुझे लगा कि मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं हो पाया, मैं वो बता सकती हूँ जी, जी, कि जी, जो बिल्कुल। मुझे लगता है अपने अकॉर्डिंग। सर एक तो पेपर 1 को थोड़ा-सा लाइक ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि पेपर जी, 1 पे हमने कुछ-कुछ यूनिट कर ली और सोचा कि हो जाएगा पेपर 1। सेकंड पे ही फ़ोकस करते गए। तो सर एक तो ये गलती है कि पेपर 1 को नेग्लेक्ट ना करें जी, और पेपर 1 मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है स्कोरिंग के लिए। दोनों ही पेपर इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को इक्वली हमें वैल्यू देनी करनी चाहिए। जी, और सर दूसरा चीज़ ये कि रिवीज़न जो मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा रिवीज़न थोड़ा कम रहा। लाइक एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता था। कभी कोई फैमिली फंक्शन हो गया, तो वो रिवीज़न छूट गया। कभी कुछ ट्रैवलिंग की वज़ह से मेरा ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहा। तो जी, ट्रैवलिंग की वज़ह से वो आप उससे हट गए अपने जो आपका रिवीज़न चल रहा था, उससे हट गए। तो फिर वो छूट ही जाता था। जी, तो ये सब गलतियाँ तो ये मैंने थर्ड अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करी। मैंने प्रॉपर रिवीज़न अपना रखा ही रखा। चाहे कोई फंक्शन छोड़ना पड़े या कोई और चीज़ें मतलब कुछ भी छोड़ना है, तो उस वक़्त जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्ज़ाम है, तो आप जी, अपने 3-4 महीने अगर आप कर रहे हो तैयारी, तो आप एग्ज़ाम को ही दे दो, जी, मुझे ये लगता है। इवन मैंने अपना इवन सोशल मीडियाज़ भी बंद कर दो। लास्ट-लास्ट में इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद ही कर दिया था। जी, उसको मतलब क्योंकि टाइम वेस्ट होता ही है इन चीज़ों से भी काफ़ी। तो आप सिर्फ़ 3-4 महीने की बात है, तो ये सब चीज़ें बंद कर दो आप। अगर आप सीरियस हो कि आपको जेआरएफ करना ही करना है। जी, तो सर ये है कि हाँ, ये सब चीज़ें करो, बाकी आप रिवीज़न करो पीवाईक्यूज़ करो और जो स्क्रीन टाइमिंग मैं कह रही हूँ, आप अपना स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाओ, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो स्क्रीन टाइमिंग भी अच्छा होना चाहिए कि आप वो 3 घंटे बैठ सको वहाँ पे अच्छे से। और सर अपनी हेल्थ का ध्यान रखो क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे तो तभी हम प्रिपेयर कर पाएँगे। और योगा के स्टूडेंट तो सर सही है, डेली योगा प्रैक्टिस है, हेल्थ अच्छी ही रहेगी। हुँ, तो उससे भी लाइक योगा, मेडिटेशन ये सब चीज़ें करो आप थोड़े से कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ता है, याद करने की। लाइक मुझे योगा से ये लगता है कि पहले मैं इतने चीज़ों को जल्दी याद नहीं कर पाती थी। जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया जैसे योगिक टेक्स्ट में भी काफ़ी चीज़ें आपने बोला ये जैसे फैक्चुअल्स है, याद करने की है। तो वो सब और जैसे एनवायरनमेंट में हो गया हमारा हायर एजुकेशन में मेनली डेट्स हो गई या फिर
ये हो गई कि यूनिवर्सिटीज कौन सी है, कब है, क्या है, पोस्ट हम्म, कन्वेंशंस हो गए, ये सब चीजें जो हैं वो सब मुझे लगता है ये लाइक आप योग में आने से ये कंसंट्रेशन काफी ज्यादा सुधरा है। जी तो वही है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करो, योग करो, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करो, क्योंकि उससे भी हमारा काफी ज्यादा माइंड एक्टिव रहता है। तो ये सब चीजें हैं सर, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ पढ़ाई करो। ये नहीं है कि बस पढ़ ही रहे हैं, बस सुबह से शाम तक बैठे हैं जी और बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गई है। तो सर मुझे लगता है थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उससे ज्यादा अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है। जी जी। तो ये सब चीजें हैं। एक एक समस्या और मैं पूछना चाह रहा था, बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनके लिए रहता है कि सर लास्ट में आते आते सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है कि तैयारी जी करें या सर। रिवीजन करें, मतलब दोनों चीजों का कि नया पार्ट पढ़ेंगे तो पुराना रिवीजन नहीं होता, यदि पुराना जी सर। रिवाइज जी सर। करते हैं तो नया नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा हम्म। विषय हो जाता है, तो उसको कैसे डील करें। सर अब जैसे रिवीजन के लिए तो सर यही है कि पहले तो आपको सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। अगर जी आप सोचोगे कि ठीक है मैं सिलेबस भी कवर करते जाऊं, साथ में एक दो यूनिट का रिवीजन भी कर लूं जो मैंने ऑलरेडी कवर करी है, तो सर ये बहुत ज्यादा ही हेक्टिक हो जाती है चीजें। जी तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप लंबा टाइम दे दो अपनी प्रिपरेशन को। जी लंबा टाइम इन द सेंस सर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ना सोचे कि हम सिर्फ एक पहले टाइम पे हमें जेआरएफ इसी में क्लियर करना ही है, तो हम जी जल्दी जल्दी सब पढ़ना है। जी या तो आप ऐसा मत करो, अगर आप उसमें अच्छे से सिलेबस कर सकते हो अपना कवर तब तो ठीक है। जी मतलब आप सिलेबस कवर करो पहले पूरा, जी पूरा सिलेबस कवर करो। अगर आप या तो फिर आप लंबा टाइम दे दो अपनी प्रिपरेशन को। जी लाइक आप 2 अटेम्प्ट सोचो कि ठीक है ये वाले अटेम्प्ट मैंने एज अ प्रैक्टिस दिया है, अगर निकल गया तो अच्छी बात है। जी अदरवाइज जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो एक थोड़ा-सा आप लंबा टाइम दे दो, 7-8 महीने का टाइम प्रॉपर, कि मुझे इसमें पूरा कवर करना है अपना अच्छे से। क्योंकि क्लासेस तो जो रहती हैं वो हमारे पास सब रहती हैं, हमारे पास मतलब आपकी क्लासेस हो गई जैसे आप प्रिपेयर कराते ही हो, तो जी वो बच्चे अपने नोट्स भी बनाए तो पढ़ भी सकते हैं आगे, मतलब एक लंबी तैयारी भी कर सकते हैं। जी और अगर उनका बेस क्लियर है अच्छे से, जैसे उन्होंने कोई मास्टर्स करा है योगा में, अगर अपने मास्टर्स में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, बैचलर में अच्छे से करा है, योगा पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो उनके लिए तो 3-4 महीने का टाइम इनफ है, अगर वो जी अच्छे से पढ़ें। अगर वो अच्छे से जैसे पढ़ाया जाता है जिस तरीके से क्लास में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें, जितना पढ़ना है हमें वो चीजें पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें, तो उन लोगों के लिए वो इनफ है। बट जी अगर आपका सिलेबस ही क्लियर नहीं है, आप बिल्कुल सोच रहे हो कि मैं 3-4 महीने में कवर कर लूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं तक ठीक नहीं है। थोड़ा-सा आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा-सा लंबा टाइम देके अच्छे से प्रिपेयर करो। जी और पहले आप सिलेबस कवर करो, पहले आप ये देखो कि आपको एटलीस्ट सारी यूनिट में कौन चीजें कहाँ हैं। लाइक ये हठ योगिक टेक्स्ट में क्या दिया गया है, पतंजलि योग सूत्र में क्या दिया गया है, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, सेकंड यूनिट में क्या है, ये सारी यूनिट्स भी आपको याद होनी चाहिए कि हाँ फर्स्ट यूनिट में जैसे हमारी योग हिस्ट्री और इन सब चीजों के बारे में है, सेकंड में हमें गीता उपनिषद ये वाली यूनिट है, मेन उपनिषद वगैरह, फिर थर्ड यूनिट है, फोर्थ, इस तरीके से जो सब यूनिट आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर जी कि क्या-क्या है। तो उससे एक पूरा सिलेबस कवर करो पहले, फिर ठीक आप है। रिवीजन सोचो। जब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तब आप रिवीजन पे आओ। मतलब एक जैसे लंबा रिवीजन का टाइम मतलब ये लेके कर हुआ कि सकते हाँ, हैं। जब जी हमने पढ़ लिया है तो फिर हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। जी जी लंबा टाइम, या तो फिर आप थोड़ा-सा लंबा टाइम देके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जी ये जी मत जी सोचो कि 2-3 महीने में आप पता चला जितना पढ़ा भी वो भी अच्छे से नहीं कवर हुआ। जी तो या फिर आप थोड़ा-सा लंबा टाइम दे दो, 2 सेशंस दे दो आप, लाइक 2 एग्ज़ाम सेशंस दे दो जी और ये सोचो कि हाँ, इसमें मुझे कवर करना है एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये आपका है बहुत सर। बहुत धन्यवाद दिव्या जी, आपके सर अपने आपका जीवन। हाँ, आपका धन्यवाद सर। आपको तो सर मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा योगा का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था जी और उपनिषद, गीता, पतंजलि योग सूत्र, ये सब चीज़ें, इवन पतंजलि योग सूत्र तो मुझे पूरा आपकी वज़ह से ही, जितना मैं उसको समझ पाई हूँ अच्छे से, वो जी आपकी क्लासेस की वज़ह से ही समझ पाई हूँ। लाइक आपके पढ़ाने का तरीका जो है मतलब कंपेयर नहीं कर सकती वो मैं किसी से कि जी कौन, बहुत। लेकिन बहुत काफ़ी जी सर, जी बहुत जी अच्छा पढ़ाते हैं और जी। आपको बहुत-बहुत थैंक यू और कनाड अकेडमी को, मैम जी। को, सबको बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आपने अपने तैयारी के संदर्भ में बहुत सारे अनुभव जो भी आपके रहे हैं, कैसे कैसे तैयारी जी करनी सर। चाहिए, तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं विद्यार्थियों के लिए, कि किसी को पता जी नहीं सर। कौन सा पॉइंट ऐसा समझ में आ जाए कि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए।
या कोई कमी हुँ, हो, कमी दूर हो जाए या कोई तकनीक समझ में आ जाए, तो उस दृष्टि से हम ये चर्चा करते हैं और आपने काफ़ी विस्तार से अपनी तैयारी को बताया। तो हम आशा करते हैं जी, कि जी। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए हेल्प करेगी, काफ़ी कुछ समझ में जी, आएगा उनको। और फिर भी कोई प्रश्न ऐसा लगता है उनको कि ये पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो दिव्या जी जी वहाँ पे सर। कमेंट्स के माध्यम से ही आंसर दे देंगी और उसमें जितना दिया जा सकता है या आगे जो चर्चा होंगी अन्य विद्यार्थियों के साथ में, उनसे भी उन जी सर, प्रश्नों को जी रखा हाँ। जा सकता है। तो आपके उज्जवल हुँ, भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो आपके लिए थैंक यू सो मच ओम सर। शांति। ओम सर। थैंक यू।